ना मैं क्रशर चला रहा हूँ ना गाड़ी चला रहा हूँ, तो माइनिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। शायद विक्रम ठाकुर जी को भी नोटिस जाएगा इसका, क्योंकि वो ऐसे गलत आरोप लगाना गलत बात है। तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो उस चीज़ को वो लाएँ सामने। चिट्टे का बहुत बड़ा वहाँ प्रचलन होने लगा है हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों पे। इल्मा अफरोज़ भी अपना पुलिसिंग का काम ना करके अन्य कामों में जो है वो संलिप्त हो गए, और सबसे बड़ा जुर्म जो उन्होंने किया कि मेरे को और मेरे परिवार। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मेरी वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। गेस्ट इन न्यूज रूम में आज हमारे साथ हैं दून विधायक राम कुमार चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है हमारे अनंत ज्ञान की न्यूज रूम में। धन्यवाद। तो आप अपने एरिया के लिए क्या सौगात लेके जा रहे हैं सर? मेरे एरिया के लिए, मेरे एरिया में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेरे स्कूल्स में ये अपना रश है बच्चों का। तो जो डे बोर्डिंग स्कूल हमारे खुले हैं बद्दी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 5 करोड़ की राशि, जिसमें से 5 डे बोर्डिंग स्कूल हिमाचल में पहल के तौर पे खुलेंगे, उसमें बद्दी का नाम भी हमने सैंक्शन कराया है जी। तो जिसमें 1.5 करोड़ की राशि में तुरंत जो है स्वीकार हो गई है, और 25 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगभग 12.5 करोड़ की स्कीमों का उद्घाटन जो है वो करने जा रहे हैं। और कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का टूर जो है वो बद्दी में होने वाला है, जिसमें बहुत बड़ी सौगात देने की डिस्कशन जो है वो मेरी उनसे हुई है, जिसमें मुख्य रूप से बद्दी का जो 50 बेड का हॉस्पिटल है उसको हम 100 बेड करने वाले हैं जी। बद्दी में हमारे पास कोई रेस्ट हाउस नहीं है, रेस्ट हाउस की हमने बात करी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसकी लैंड जैसे आप करवाते हैं तो उसके लिए हम फंड देंगे जी। तीसरा, हमारा जो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न है, आधा काम हमारा कसौली में है, आधा नालागढ़ डिवीज़न में है, तो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ। चौथा, एक एजुकेशन का हमारा पुराना जो है, जो बद्दी का एरिया हमारा बुट्टीवाड़ा से लेकर बद्दी नालागढ़ तक का पड़ता है जी। उसमें हमारा एजुकेशन ब्लॉक ऑफिसर जो है वो रामशहर बैठता है, तो उसकी शिफ्टिंग के आदेश भी जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी को चली गई है जी। कुछ दिन में ऑर्डर हो जाएंगे, और हमारा बीपीओ बद्दी जो है वो बड़ा कार्यालय हमें मिलेगा। तो इस तरीके से जो जिन कार्यालयों की हमें ज़रूरत है वो हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री से डिस्कस करके उनके लिए उन्होंने हामी भर दिया, और जैसे ही उनका टूर होगा और सारी कई घोषणाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे जी। सर, आपके एरिया में आपने एक एरिया में अपनी रेड करवाई हुई थी सर, उसका जो डीसी सोलन को भी नोटिस किया था सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए था सर, वो क्या हुआ था? मेरे एरिया में हमारा जो 2 बॉर्डर्स पड़ते हैं, एक नालागढ़ साइड का बॉर्डर है, एक संभवाल एरिया पड़ता है, वहाँ पे मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को लेके एक रेड की थी, जिसका कॉग्निजेंस लेके एनजीटी दिल्ली ने जो है डीसी साहब सोलन को नोटिस किया, और उसमें काम भी हुआ और पुलिस वहाँ गश्त कर रही है। उसके बाद जो हमारा मंधाला एरिया है उसमें भी काफ़ी जो है वो माइनिंग हरियाणा साइड को होके जाती हैं गाड़ियाँ, तो उसके लिए अभी हमारे जो नए एसपी साहब उनसे मैंने बात करी है, और एसपी और डीएसपी से ही मैंने बात करी है, उनको मैंने वीडियोज़ भी शेयर किए हैं उस जगह की, कि जो इलीगल माइनिंग है इसको बंद किया जाए जी। सर, विक्रम ठाकुर जी ने आप पर आरोप लगाया था खनन को लेकर, तो ऐसा क्या हुआ था कि उसमें आपका भी नाम आ रहा है? विक्रम ठाकुर जी ने ना तो स्टडी किया, ना ही उन्होंने समझा। उनके ध्यान में ये है कि मैं माइनिंग करता हूँ, और जब से मैं विधायक बना हूँ, हमारे क्रशर्स हैं 1998 से इस प्रोफेशन में हैं, और लीगल तौर पे हम लोग काम करते हैं, और लगभग 1 करोड़ रुपया रॉयल्टी गवर्नमेंट को जाती है, और करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स विभाग को जाता है जी। और इल्मा के चक्कर में ही इन्होंने कोई इस चीज़ को लपेटने की कोशिश की है। मैं माननीय पूर्व मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मैं ना तो आजकल मेरा जो व्यापार है या कारोबार है ये मैंने सबलेट किया हुआ, आगे उसको लीज पे दिया हुआ है, ना मैं क्रशर चला रहा हूँ ना गाड़ी चला रहा हूँ, तो माइनिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, और इस विषय में जिन लोगों ने पीछे बात की थी उनके ऊपर मैंने हाई कोर्ट न्यायालय में जो है मैंने मानहानि का दावा भी 2 करोड़ का मैंने दायर किया हुआ है। बहुत लोगों ने एक तरफा वर्जन जो है वो छापा है, मेरे से बात नहीं की, और मेरा वर्जन उसमें लिया नहीं है, तो उसमें हमने उनको नोटिस भी किया है। शायद विक्रम ठाकुर जी को भी नोटिस जाएगा इसका, क्योंकि वो ऐसे गलत आरोप लगाना गलत बात है। तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो उस चीज़ को वो लाएं सामने, सभा पटक भी रखें, विधानसभा में रखें, तो उसका जवाब मैं दूंगा। आपने इल्मा अफरोज़ की बात छेड़ दी है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी वो चीज़ जुड़ रही है कि इल्मा अफरोज़ के साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ था, क्योंकि आपको खुद कहा सुना भी जाता है कि आप काफ़ी विवादों में इस तरह से रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? ऐसा है कि बद्दी बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बद्दी में लोगों के पास अवैध हथियार हैं। इस चीज़ को मैंने उठाया कई बार,
कि आप झुग्गी झोपड़ियों में या कई जगह ऐसी जहाँ अवैध हथियारों की सर्च करिए। चिट्टे का बहुत बड़ा वहाँ प्रचलन होने लगा है हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों पे। इल्मा अफरोज़ भी अपना पुलिसिंग का काम ना करके अन्य कामों में जो है वो संलिप्त हो गई थी। उनके भाई नाके लगा रहे थे रात को पुलिस की गाड़ी लेके। 2 गाड़ियाँ वहाँ पे हैं और दोनों गाड़ियाँ एक अपनी मदर को उन्होंने दी हुई थी, वो रोज़ चंडीगढ़ जाती थी। खुद इल्मा अफरोज़, मेरे पास 7 सितंबर की वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं डेट आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ से किसी ने मुझे भेजी। तो ये चंडीगढ़ जाती हैं और लॉग बुक जो है उनकी नहीं भरी गई है। और दूसरा, छुट्टी जाने के बाद उन्होंने अपने बैग्स, अपना वहाँ जाके अपना घर का पूरा मीडिया ट्रायल जो किया है, तो ये सर्विस रूल कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की है। और सबसे बड़ा जुर्म जो उन्होंने किया कि मेरे को और मेरे परिवार को उन्होंने सर्विलांस पे रखा है। मेरे प्राइवेट ड्राइवर के माध्यम से मैं कितने बजे घर आया हूँ, मेरे घर कौन आ रहा है, मेरी वाइफ से क्या बात हो रही है, उन सब बातों को लेके जो है उन्होंने मेरे को सर्विलांस किया है। उसका कानूनन मेरे पास अधिकार था कि मैं, हमारी एक प्रिविलेज कमेटी बनी होती है, तो प्रिविलेज कमेटी को मैंने उसका लिख के सारा विद प्रूफ हमने दिया है जी। उसकी आईजी लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसकी जांच करी है और उस जांच का जो जांच रिपोर्ट है वो विधानसभा में सबमिट हो गई है जी। कुछ दिनों में उनको नोटिस जाएगा। अब लोग उस चीज़ को लेके मेरे को उससे जोड़ रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। इल्मा अफरोज़ IPS हैं और मुख्यमंत्री का अधिकार है उनको कहाँ लगाना है, क्या करना है। और वो छुट्टी जा रही है, मेरे कहने से छुट्टी थोड़े गई हैं। कोई छुट्टी जाता है, छुट्टी की अर्जी लिख के देता है, वो DGP को छुट्टी दी होगी उसको, अगर वो एक बार दी, 2 बार, कई बार अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने छुट्टी एक्सटेंड कराई है, तो वो छुट्टी एक्सटेंड, वो घर बैठे हुए हैं, राम कुमार थोड़े छुट्टी एक्सटेंड करा रहा है, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और लोगों को राजनीति करने की, क्योंकि मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, मुद्दा विहीन बीजेपी है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर जो राजनीति कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जो छुट्टी जाते होंगे, एक्सटेंशन लेते होंगे, छुट्टी जाने के बाद जो है वो दोबारा ज्वाइन करते होंगे, तो इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इल्मा अफरोज़ एक नई IPS अधिकारी हैं, उससे सीनियर अधिकारी बैठे हैं, बहुत सारे अधिकारी छुट्टी जाते होंगे, तो उस तरीके से मीडिया ट्रायल करना जो है वो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सरकार को जो रूल सर्विस रूल कंडक्ट है उसके तहत इसकी जांच करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा जी। सर, इंडोफार्म का भी एक मुद्दा चला है, तो ऐसा क्या है कि आपको वो विधानसभा में उठाना पड़ा सर? इंडोफार्म एक कंपनी है जिसको लगभग 75 बीघा ज़मीन इन्होंने, जो धूमल साहब की शिकार थी, उन्होंने अलॉट की थी। कोई तकलीफ नहीं है, इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री प्रोविज़न था, ज़मीन दी, इंडस्ट्री लगा ली। और जब वो इंडस्ट्री लगाई, ट्रैक्टर बनाते हैं वो लोग, उसके बाद उन्होंने उसमें 25-30 बीघा ज़मीन खाली रखी है। अभी जब पिछली जयराम जी की सरकार थी, मैं ये नहीं कहता हूँ जयराम जी ने नियमों को ताक पे रख के वो ज़मीन दी है, उन्होंने नियमों के तहत वो ज़मीन दी है, कस्टमाइज पैकेज में दी है। माननीय पूर्व मंत्री जी ने उसका रिप्लाई भी किया था। लेकिन मेरा ये कहना कि जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, अभी जैसे इंडस्ट्री हमारी सरकार बनी, इंडस्ट्री के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग इंडस्ट्रिस्टों की बुलाई, उसमें उन्होंने कहा कि आप बताइए इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जैसे पिछली सरकार ने 1 रुपये में या 2 रुपये में या 250 रुपये में ज़मीनें दी हैं, आप हमें ज़मीन दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने साफ मना कर दिया कि मैं प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं दूंगा, मैं फ्री में ज़मीन नहीं दूंगा। अगर ज़मीन चाहिए जहां उपलब्ध होगी, जो सरकारी रेट है उस रेट पे आपको पैसे जमा करने होंगे। मेरा सिर्फ ये था कि उनको 2 वर्ष का समय दिया गया था। आज मेरा प्रश्न लगा हुआ था ये, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। तो उनको 150 बीघा ज़मीन 2 जगह, एक तो अन्नपूर्णा रोड मलकूमाजरा मौजा में जो 250 रुपये में दी है, जिसकी कुल कीमत 2,81,25,000 रुपये गवर्नमेंट को चार्ज हुई है। उसके साथ में अक्कावाली का बिजली बोर्ड का हमारा सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन से बहुत सारी लाइनें निकल रही थी, उन लाइनों को भी सरकार ने अपने खर्चे पे वहाँ से हटा के वो ज़मीन खाली करके दी है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ रत्ता नदी चलती है और रत्ता नदी से उस ज़मीन को प्रोटेक्शन करने के लिए HPSIDC इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ी रिटेनिंग बाल लगा रहा है वो गवर्नमेंट खर्चे पे। मतलब जो पैसा उसने दिया या तो बिजली की तार खर्च करने में, अलग करने में, या वो रिटेनिंग बाल लगाने में खर्च हो जाएगा। अब उसको तो ज़मीन फ्री मिल गई। मेरा ये कहना है कि लगभग 125 करोड़ की वो ज़मीन उसको रद्द करने का समय है, जब उसने काम शुरू नहीं किया है। उसको कोई हक नहीं है कि वो सरकारी ज़मीन अलॉट करा के आगे उसके प्लॉट करके बेचे। आज बीजेपी ने एक चार्जशीट जो है वो
माननीय राज्यपाल महोदय को दिए, उसमें कहा कि रामकुमार ज़मीन, भाई मेरी ज़मीन रेलवे में आई है, मेरी ज़मीन नेशनल हाईवे में आई है, और अगर मैंने ऑक्शन पे बैंक से NCLT से कोई ज़मीन कोई फैक्ट्री मैंने ली है तो मेरा अधिकार है, मैं वाइट का पैसा दे रहा हूँ, मैंने बैंक से ऋण लेके पैसा दिया है, उसकी तो आप बात कर रहे हैं। आपने जो 1 रुपये में और 250 रुपये में ज़मीनें दी हैं, फ्री में ज़मीनें दी हैं करोड़ों रुपए की, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। घपले तो आपने किए हैं, करप्शन आपने की है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे माननीय उद्योग मंत्री से, कि इस अलॉटमेंट को रद्द करके इसको ओपन मार्केट में अगर हम बेचें से 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ रुपये सरकार का रेवेन्यू जो है वहाँ खड़ा होगा, और एक उद्योगपति के बजाय लगभग 500 छोटे छोटे जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हिमाचली लोग हैं, वो ज़मीन लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को अलॉट करो आप हमारे सिफारिश पे, नहीं, मैं सिफारिश नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ओपन मार्केट में उसको ऑक्शन करें, वो लगभग 11,000 से 15,000 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से वो ज़मीन बिकेगी और बहुत से लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा जी, ये मेरा कहना है जी। सर, सुविधाओं की बात करूंगी तो जैसे NHI है, उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अभी हाल ही फिलहाल आपदा आई थी तो उसमें भी कुछ घर गए थे, तो क्योंकि आवास है, सुख सुविधा है और यातायात है, यही 3 चीज़ें लोगों को चाहिए, तो उसमें भी आवास गए थे। आपका हॉस्पिटल है बद्दी का, वहाँ पे भी वो छोटा है, तो सर इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो नेशनल हाईवे की बात है, उस मुद्दे को मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से, विक्रमादित्य से मैंने उठाया है कि जो नेशनल हाईवे बन रहा है, एक तो इससे लोगों के रास्ते बंद हो रहे थे। मैंने SDM साहब बद्दी को लेके उसका एक विजिट किया है कि उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करें, और जो हमारे गांव के रास्ते जो है हर फरलांग के बाद रास्ता निकलता है, उन रास्तों को जो है एक्सेस मिले। और अभी जो एक्वायर बिड्थ से इन्होंने करी हुई है वो 35 मीटर है, उसमें हमें स्पेशल सर्विस लेन जो है 7 से चाहिए। उसकी एक्विजिशन और डिमांड करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा भी है कि इसको और एक्वायर करें और सेंटर से इस मामले को उठाएं, और इसको स्पीड अप करने के लिए भी मैंने कई बार बात उठाई है, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम बड़े स्लो गति से चला हुआ है, जिससे हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारा ट्रैफिक जैम रहता है और बहुत सारी समस्याएं जो हैं हम लोगों को आ रही हैं। तीसरा, आपने डिजास्टर की बात करी कि आपदा में बहुत सारे घर गिरे, उसमें से उनको पहली किस्त कईयों को 3 लाख की चली गई, कईयों को 10,000 ही गया है, तो उसमें भी फाइनेंस की वजह से वो काम रुका हुआ था, और उनका ज़मीन अलॉटमेंट का केस जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है उसमें फंसा हुआ था। तो ये सारे मामले हमने DC साहब सोलन को दिए हैं कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो है करके उनको ज़मीन अलॉट हो, ताकि वो लोग घर बना सकें। तीसरा, आपने हॉस्पिटल की बात करी, हॉस्पिटल में लगभग 50 बेडेड हॉस्पिटल में जब 2017 में मैं MLA था, उस समय हमने इसका स्टोन ले किया था, ठाकुर कौल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे। तो पिछले 5 वर्ष की सरकार ने जो पैसा मैं दे के गया था वो पैसा सारा उसको वापस कर लिया था, और अभी आके मैंने अभी 38 लाख एक और 2 करोड़ एक अभी OPD हम बाहर बना रहे हैं, उसका टेंडर हमने कर लिया है। OPD बाहर करके जो हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी है उसको हम 100 बेडेड करके पूरी फैसिलिटी से उसको जो है हम इसको लेस करेंगे, और अभी 11 डॉक्टर हमने कर दिए, 4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है मैं और हॉस्पिटल में लाने वाला। जी सर, आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय दिया। जाते जाते एक आखिरी सवाल करूंगी आपके ही क्षेत्र से। आपके एशिया में पूरे बद्दी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बाहर के स्टेट्स के लोग काफ़ी आके काम करते हैं, तो सर वहाँ पर जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से बना नहीं है, क्योंकि बड़ी असुविधा होती है लोगों को आने जाने में, तो सर उसमें आप किस तरह से काम कर रहे हैं? इसका भी मैंने ये जो असेंबली है इसमें प्रश्न पूछा था, क्योंकि इससे पहले हम CPS थे, हम ना प्रश्न पूछ सकते थे ना बोल सकते थे, तो अभी मुझे मौका मिला, मैंने सारे जो चीज़ें मेरे एरिया को चाहिए थी वो मैंने उसमें लाई हैं। तो इसके लिए भी आज भी अभी जस्ट आधा घंटा पहले मैं ऑनरेबल हमारे जो डिप्टी CM साहब है, परिवहन मंत्री भी हैं वो, और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे जो हैं नजीम जी, उनके सामने हमने बात करी है कि वो 1 करोड़ की राशि सैंक्शनड है, लेकिन 1 करोड़ में बस स्टैंड नहीं बनने वाला। तो मैंने उनको कहा कि यूज़र एजेंसी कौन होगी, आप PP मोड पे करेंगे, आप हिमुडा से कराएंगे या HRTC उसका करेगा, इसका फैसला करने के लिए नजीम जी ने कहा कि मैं कल फाइल मूव कर दूंगा, विद इन ए वीक जो है डिसाइड करके कि इसको कौन करेगा, और आने वाले जो माननीय मुख्यमंत्री जी का टूर होगा उसमें उसका स्टोन लेकर आके शीघ्र उसका काम कराएंगे, क्योंकि बस स्टैंड नहीं होने की वजह से जो है मेरे एरिया के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑटो पे उनको पैसे देने पड़ते हैं, एरिया नहीं होने के कारण जगह बस स्टैंड बाहर हमें लेके जाना पड़ा है मजबूरी में, तो लेकिन उससे जो है गरीब लोगों को असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं खुद जो है चिंतित हूँ, क्योंकि सर बद्दी बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्रीज का, उसको हम कर रहे हैं जी। सर, हमसे बात करने के लिए और न्यूज़ रूम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामकुमार चौधरी जी, बद्दी दून विधायक।
बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।